प्रिय बंधुओं, आज हम वेक्टर जनित रोग एवं उसके बचाव के बारे में चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में जो हमारा क्रम रहेगा वो हम देखेंगे कि वेक्टर जनित रोग क्या हैं। इसके अलावा देखेंगे कि राष्ट्रीय कार्यक्रम इन पर कौन कौन से चल रहे हैं, कब से चलाए हुए हैं। फिर हम ये देखेंगे कि वेक्टर जनित रोग को फैलाने वाले जो कीट हैं जैसे मच्छर, तो उनके बारे में जानकारी देंगे। इसके बाद हम बात करेंगे उन रोगों की जो हमारे वेक्टर जनित रोग हैं, उनके क्या लक्षण होते हैं और क्या संभावित इलाज या बचाव कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों की चर्चा आज हम क्रमशः करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि वेक्टर जनित रोग क्या हैं। वेक्टर का हमारा मतलब है आर्थ्रोपोड्स, माने ऐसे कीड़े, खास तौर से मच्छर और मक्खी या छोटे छोटे कण जो हमको कहीं ना कहीं रक्त में काटते हैं, संक्रमित होकर के आते हैं और हमको काट लेते हैं और उस संक्रमण को फैला देते हैं, और इस तरह से हम संक्रमित हो जाते हैं उन रोगों के प्रति। तो ऐसे रोग जो कीड़ों द्वारा या वेक्टर्स द्वारा फैलाए जाते हैं उनको हम वेक्टर जनित रोग कहते हैं। और वेक्टर का मतलब मैंने आपको बता दिया कि आर्थ्रोपोड्स, जिनमें खास तौर से हमारे मच्छर हैं या फिर हमारी बालू मक्खी है, तो ये आते हैं। मैं आपको सबसे पहले ये और बात बता दूं कि इन कीड़ों को जो पलने का सही और उपयुक्त जगह होती है वो होती है उष्णकटिबंधीय। उष्णकटिबंधीय से हमारा तात्पर्य है कि जो गर्म हों और नमी वाले हों। तो जहाँ गर्मी रहती हो, नमी रहती हो, वो स्थान इनके पलने के लिए सबसे उपयुक्त हैं। यद्यपि कि मैं जब आगे इसकी बात करूंगा तो और आपको डिटेल में इसकी बात बताऊंगा। अब देखिए, हमारी भारत सरकार बहुत पहले से ही इन संक्रमित रोगों को रोकथाम के लिए, उपचार बनाने के लिए, रोकथाम के लिए बहुत प्रयासरत है। मैं आपको बता दूं कि हमारे देश में इतना बड़ा हिस्सा इन संक्रमित रोगों का है जिससे हम विकलांग तक हो जाते हैं, और काफ़ी मात्रा में हमारे देश का धन खर्च होता है। और आप समझिए कि कोई भी जो हमारा बंधु है, जो हमारा भाई है, जो हमारा देशवासी है, वो किसी भी तरीके से यदि मृत्यु की चपेट में आ जाता है तो आप समझिए कि देश को तो आर्थिक नुकसान होता ही है, उसके घर को भी काफ़ी आर्थिक नुकसान को झेलना पड़ता है। जिसमें और यदि कोई कमाऊ चला जाए या घर का मुखिया चला जाए तो वो तो घर ही बर्बाद हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में हमारी सरकार ने बहुत से कार्यक्रम चलाए हुए हैं। उनमें से मैं आपको बता दूं कि एक केंद्रीय एजेंसी है, केंद्रीय मंत्रालय की नोडल एजेंसी है, जिसको हम NVVDCP अर्थात इसका मतलब है राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम निदेशालय। तो ये एक हमारा निदेशालय खोला हुआ है जहाँ से हमारे वेक्टर जनित रोगों का नियंत्रण के लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। जिसमें मैं आपको बता दूं कि मलेरिया को सबसे पहले लिया गया था। उसका नाम है राष्ट्रीय मलेरिया रोधी कार्यक्रम, राष्ट्रीय मलेरिया रोधी कार्यक्रम। अब इस राष्ट्रीय मलेरिया रोधी कार्यक्रम में सबसे पहले आप स्वतंत्रता से पूर्व करीब 8
मिलियन मृत्यु प्रतिवर्ष का इसका आंकड़ा था। तो इतनी भारी संख्या में जब मलेरिया से मृत्यु हो रही थी, तो जैसे ही हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो उसमें करीब 75 मिलियन आंकड़े थे इस बात के कि लोग मलेरिया से प्रभावित होते हैं या मलेरिया से संक्रमित होते हैं। इसके लिए एक भोरे समिति की रिपोर्ट, एक समिति बैठा ली गई 1953 में। माने कि ये मलेरिया कार्यक्रम 1953 में लगा था, उससे पूर्व ये भोरे समिति की रिपोर्ट 1946 में आ गई थी, एक समिति बनाई गई थी। तो भोरे समिति ने ये कहा था कि इसके मलेरिया की रोकथाम के लिए एक विस्तृत कार्यक्रम सरकार को चलाना चाहिए। तो उसके आधार पर योजना आयोग ने 1951 में ये संस्तुति कर दी कि इसके लिए कार्यक्रम बनना जरूरी है और एक विस्तृत आधार पर योजना लागू करना जरूरी है। इसके लिए हरी झंडी योजना आयोग ने 1951 में दे दी और इसी के आधार पर सरकार ने ये निदेशालय बनाया, जो मैंने अभी बताया था NVVDCP। तो इस निदेशालय के माध्यम से 1953 से हमारा राष्ट्रीय मलेरिया रोधी कार्यक्रम चल रहा है, जिसके तहत विभिन्न तरह के छिड़काव, विभिन्न तरह के बचाव, प्रचार प्रसार, ये सभी चल रहा है। दूसरा कार्यक्रम जो चल रहा है वो चल रहा है हमारा इसी निदेशालय के तहत कालाजार नियंत्रण कार्यक्रम। तो कालाजार नियंत्रण कार्यक्रम चला हुआ है और इसकी बात मैं अभी बताऊंगा कि कालाजार क्या होता है। इसके अलावा एक कार्यक्रम चला हुआ है राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम। फाइलेरिया क्या होता है ये भी हम चर्चा करेंगे। तो राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम ये भी हमारा राष्ट्रीय स्तर पर चला हुआ है। इसके अलावा एक कार्यक्रम और भी चला हुआ है जिसे हम जापानी इंसेफ्लाइटिस कहते हैं या जेई के नाम से जानते हैं। तो ये भी हमारे इस निदेशालय के अंतर्गत कार्यक्रम चला हुआ है। एक पांचवा कार्यक्रम हमारा डेंगू के खिलाफ भी चला हुआ है। तो इस तरह से केंद्रीय एजेंसी जो हमारा रोग नियंत्रण निदेशालय है भारत सरकार का, वहाँ से ये सब काम नोडल एजेंसी के रूप में चल रहे हैं। अब देखिए, हम बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे रोग होते हैं जो इसके द्वारा या वेक्टर जनित रोगों कौन से हैं। तो उसमें देखिए, सबसे पहले आप मलेरिया को ही ले लेते हैं। मलेरिया है, डेंगू है, चिकनगुनिया है, फाइलेरिया है, कालाजार है और ये जापानी बुखार है जिसे हम जेई के नाम से अभी आपको बताते हैं, और येलो फीवर है। तो ये सभी हमारे ऐसे रोग हैं जो कि विभिन्न परजीवियों के माध्यम से फैलते हैं। अब देखिए, इसमें मैं आपको सबसे पहले मलेरिया के बारे में आप चर्चा कर लेता हूँ कि मलेरिया क्या चीज़ है। देखिए, मलेरिया मच्छरों से फैलने वाला रोग है। इसमें मलेरिया जो है वो संक्रमित मादा एनाफिलीज मच्छर से होता है और इसमें परजीवी होता है प्लाज्मोडियम। तो अब आप देख रहे होंगे कि दुनिया में 3.4 अरब लोगों को खतरे वाला है ये। 3.4 लोग इससे प्रभावित, 4 अरब लोग इससे प्रभावित होते हैं और लगभग 97 देशों तक इसका विस्तार है। और हमारे यहाँ तो ख़ास तौर से इसलिए है कि उष्ण कटिबंधीय में हमें आते ही हैं, तो इसलिए भी इसका विस्तार है। तो अब मलेरिया का जो प्लाज्मोडियम है परजीवी, ये प्लाज्मोडियम परजीवी जिस समय पर हमारा कोई संक्रमित मच्छर जो एनाफिलीज है वो
आ करके जब हमको काट लेता है तो हमारे रक्त में ये चला जाता है और सबसे ज़्यादा इसका पल्लवन जो होता है वो हमारी तिल्ली में होता है। उससे क्या है कि ये हमारी सेल्स के अंतर्गत घुस जाता है और उन सेलों को फाड़ने लगता है और इस तरह से हमें काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। अच्छा, अब इसके लक्षण क्या हैं, ये बात भी जान लेनी आवश्यक है। देखिए, मलेरिया का जिस समय पर मच्छर काटता है तो ये आवश्यक नहीं कि उसी समय पर सारे के सारे लक्षण मलेरिया को के आपको मालूम पड़ जाए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मलेरिया का परजीवी अंदर पड़ा रहता है। आप सोच रहे हैं कि तुरंत मच्छर काटेगा और तुरंत ही मलेरिया हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। मच्छर हो सकता है जाड़ों में काटे और आगे चल कर के गर्मियों में आपको मलेरिया प्रभावित करे, तो इतना लंबा चल सकता है परजीवी, और ये हमारे शरीर में पुष्ट होता है, कई दिनों में प्रस्फुटित होता है, फैलता है और तब लक्षण हमारे सामने आते हैं। देखिए, इसका जो लक्षण है वो है कि कंप दे करके ठंड लगती है, शरीर कंप कपाता है और कुछ देर ठंड लगने के बाद फिर हमारा टेम्परेचर राइज होता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है और फिर पसीना दे करके बुखार उतर जाता है, या हम बुखार की स्थिति में उसको पैरासीटामोल दे करके बुखार को नियंत्रित कर लेते हैं। ये बुखार तेज होता है और 103-4 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है। इसके अलावा ये जो मलेरिया है ये लगातार, देखिए अब ये इसकी स्थिति है कि तीसरे दिन भी आ सकता है, दूसरे दिन भी आ सकता है, चौथे दिन भी आ सकता है, इतना बीच में गैप दे जाता है। लेकिन ख़ास बात यह है कि उसी समय पर इसका पुनरावृत्ति होती है। जैसे आज 12 बजे आया है तो कल भी लगभग 12 बजे ही आएगा, परसों भी फिर 12 बजे ही आएगा, और यदि एक एक दिन दे करके बीच में गैप दे करके आ रहा है तो आज आया है तो आज से तीसरे दिन फिर उसी टाइम पर आएगा। तो इस तरह से ये मलेरिया काफ़ी संक्रमण करता है। मलेरिया वैसे 3 प्रकार का होता है, जिसमें ख़ास तौर से जो हमारा फाल्सीफेरम मलेरिया है ये ज़्यादा खतरनाक है। क्यों ज़्यादा खतरनाक है कि इसमें क्या है कि पैर ठंडे पड़ जाते हैं और जो हमारा बुखार है वो मस्तिष्क को चला जाता है, और यदि इसका ठीक उपचार न किया गया तो हमारा जो मरीज़ है वो बेहोश भी हो सकता है और कालांतर में उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो इस तरह से ये काफ़ी नुकसानदायक है मलेरिया। अब बात आती है हमारी मलेरिया की रोकथाम के लिए, तो हम क्या करें। देखिए, मलेरिया के लिए आजकल कई दवाइयाँ विकसित हो चुकी हैं, तो उनका यदि सही ट्रीटमेंट कराया जाता है तो हम मलेरिया से मुक्ति पा लेते हैं, जिसमें हमारी कुनीन के विभिन्न प्रोडक्ट हैं, चाहे वो कुनीन सल्फेट के रूप में हो, चाहे कुनीन फॉस्फेट के रूप में हो, या फिर हमारा और कोई इस तरह का जो इलाज है वो डॉक्टर देते हैं, क्लोरोक्वीन दे सकते हैं। तो ये सभी हमारा इलाज है इसका। तो आजकल मलेरिया बहुत कुछ नियंत्रण में है। गवर्नमेंट ने भी अपने कार्यक्रम के तहत काफ़ी छिड़काव वगैरह कराए, जिसकी वजह से काफ़ी कुछ मलेरिया पर नियंत्रण हुआ है, लेकिन फिर भी प्रकोप गया नहीं है, मलेरिया समाप्त नहीं हुआ है। अब क्यों नहीं हुआ है ये भी हम चर्चा करेंगे आगे, जब हम बात करेंगे कि मच्छरों के बारे में। तो इसलिए बहुत सावधानी की ज़रूरत है हमको। अब दूसरा हमारा जो आता है वो है डेंगू। देखिए, डेंगू संक्रमित मादा एडिज इजिप्टी मच्छर से होता है। मादा एडिज इजिप्टी मच्छर से हमारा डेंगू फैलता है, संक्रमित होता है। और साथ में ही आप चिकनगुनिया को भी देख लीजिए, चिकनगुनिया भी संक्रमित मादा एडिज इजिप्टी मच्छर से होता है। अब और इसका कारण होता है ये वायरस। ये जो बीमारी होती है ये वायरस से होती है, और आप जानते हैं कि वायरस कितना खतरनाक होता है। इसका वायरस काफ़ी छोटा होता है, 20 मिली माइक्रोन के करीब होता है ना। तो काफ़ी छोटा वायरस है, आसानी से
प्रभावित कर देता है हमको। विश्व में करीब 40% से अधिक जनसंख्या जो डेंगू से प्रभावित होती है, 40 से अधिक % जनसंख्या डेंगू से प्रभावित होती है। अब आप समझ लीजिए कितना खतरनाक है। और ये चिकनगुनिया जो है ये भी वायरस से होता है, इसी मच्छर से होता है, और इसका उपचार केवल लाक्षणिक होता है। कोई निश्चित उपचार नहीं है, कोई इसका निश्चित टीका नहीं है। टीका तो डेंगू का भी अभी तक विकसित नहीं हुआ है। तो अब इसमें क्या होता है, देखिए बुखार आता है, बुखार आते आते टेम्परेचर बढ़ जाता है, और सबसे ज़्यादा ये है कि बदन दर्द होता है। अब बदन दर्द में आप ये थोड़ा सा अंतर समझ लीजिए कि चिकनगुनिया में तो ये दर्द हमारी हड्डियों तक पहुंचता है, और इतने गहरे तक पहुंच जाता है कि यदि बुखार ठीक भी हो जाए, 2 हफ्ते 1 हफ्ते में बुखार ठीक हो जाए, तो उसके बाद वर्षों तक, माने 3-3 वर्ष तक हमको हड्डियों का दर्द झेलना पड़ता है। आदमी विकलांग हो जाता है, चलने फिरने में मजबूर हो जाता है। इतनी परेशानी इस चिकनगुनिया में होती है। और जहाँ हमारा सवाल है डेंगू का, तो डेंगू में क्या है कि हमारी प्लेटलेट्स जो हैं वो कम हो जाती हैं। शरीर में जो हमारा रक्त संरचना है उसमें प्लेटलेट्स होती हैं। इन प्लेटलेट्स का काम होता है, जैसे कहीं कोई घाव वगैरह हो जाता है तो उस घाव वगैरह को भरने के लिए ये काम करती है। आप समझते हैं कि क्लॉट बनता है, तो वो क्लॉट बनाने के लिए हमारी प्लेटलेट्स का काम होता है। तो प्लेटलेट्स जो एक सामान्य आदमी है उसमें से 3 से 4 लाख प्लेटलेट्स उसके ब्लड में होती हैं, ब्लड सीरम में। तो अब वो कम हो जाती हैं, यहाँ तक है कि 10-10 हज़ार से भी नीचे आ जाती हैं प्लेटलेट्स। तो मैं आपको ये बात बता दूं कि उस समय पर जब प्लेटलेट्स कम होती हैं तो सबसे ज़्यादा प्रभाव हमारे लिवर पर पड़ता है। लिवर हमारा खराब हो जाता है इसमें। अच्छा, अब जब प्लेटलेट्स कम हो गई हैं तो एक जो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने रिकमेंड किया हुआ है कि अंतिम टाइम जब ट्रीटमेंट होता है तो वो होता है हमारा प्लेटलेट्स चढ़ा करके। किसी व्यक्ति को प्लेटलेट्स चढ़ा दी जाएं तो उसको लाभ मिल जाता है। देखिए, प्लेटलेट्स चढ़ाना बहुत ज़्यादा उचित उपचार नहीं है। 10 हज़ार से नीचे प्लेटलेट्स आ जाएं तो बड़ी ही सावधानी पूर्वक प्लेटलेट्स चढ़ानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम 20,000 प्लेटलेट्स आ जाएं या हमारी 25,000 प्लेटलेट्स हों और उसी समय पर हम जो है प्लेटलेट्स का उपचार करने लगें, तो ये ठीक नहीं है। यूँ थोड़ा बहुत रक्तस्राव मुंह में हो जाता है, इसमें मुंह में मसूड़ों से, पेशाब से, अंदर हमारी इंटेस्टाइन में तो कहीं भी रक्तस्राव हो सकता है, क्योंकि प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं। लेकिन याद रखिएगा कि थोड़ा बहुत यदि मुंह में रक्तस्राव हो जाता है और तभी आप प्लेटलेट्स का ट्रीटमेंट करने लगें तो ये ठीक नहीं है, उचित नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि यदि आपको डेंगू हो गया है और प्लेटलेट्स कम हो गई हैं तो आपको सबसे ज़्यादा कमजोरी महसूस होगी, शरीर में दर्द होगा, कमजोरी महसूस होगी, चक्कर आएंगे, तेज़ बुखार होगा और आप कुछ करने लायक नहीं रह सकते। तो वैसी स्थिति में अब सबसे जो अच्छा और घरेलू उपचार आप जो दे सकते हैं उसको, कि जितना आप लिक्विड मात्रा में उसको खाने पीने की चीज़ दें तो वो बहुत ज़्यादा ठीक रहती है। वैसे मैं आपको एक साधारण बात बताई दे रहा हूँ यहाँ पर कि प्लेटलेट्स के लिए आप एक घरेलू उपचार कर सकते हैं, और वो घरेलू उपचार ये है कि हमारी जो गिलोय है, जिसे अमृता कहते हैं, तो गिलोय का रस आप ले लीजिएगा, और कुछ हमारा ये पपीते के पत्ते का जूस ले लीजिएगा, कुछ एलोवेरा का जूस ले लीजिएगा। तो ये सभी जूस मिला करके जब आप पीते हैं तो हमारी प्लेटलेट्स बहुत जल्दी रिकवर होने लगती हैं। इन तीनों जूसों को आप सुबह शाम करीब करीब 50 ml की मात्रा में लेते रहें मिला करके, तो हमारी प्लेटलेट्स जल्दी रिकवर होती रहती है, जल्दी हो जाएंगी, ऐसा मेरा विश्वास है बिल्कुल, और मैंने ऐसा अनुभव भी किया है।
तो बहुत जल्दी रिकवर होती हैं। दूसरा, खाने पीने में आप देते हैं जिससे कि हमारे कमज़ोरी ना आए, तो कच्चे नारियल का जूस आप आसानी से दे सकते हैं और कच्चे नारियल के जूस से हमको ये रिकवरी मिल जाती है। और मूंग की दाल का आप पानी दे सकते हैं। जब हमारा मलेरिया जब हमारा ये डेंगू पूरे पैमाने पर हो तो उस समय पर कोई भी चबाने की या कठोर खाने की चीज़ें ना दें। ये कठोर खाने की चीज़ें ये नुकसानदायक हैं, तो वो चीज़ शरीर में नहीं पहुंचनी चाहिए। शेष आप नज़दीकी अस्पताल में आप ले जाएं और वहाँ अपना इसका उपचार कराएं। तो ये अब रही बात चिकनगुनिया की, तो देखिए चिकनगुनिया में भी तेज़ बुखार आता है, वही दर्द इससे भी ज़्यादा होता है, डेंगू से भी ज़्यादा होता है, और आदमी कमज़ोर होता है। बुखार 2-3 हफ्ते में ठीक हो जाता है और रिकवरी बुखार की तो है, लेकिन इसके जो पोस्ट लक्षण हैं, जो बाद में लक्षण आते हैं, वो ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, उनसे आदमी ज़्यादा परेशान हो जाता है। माने कि एक तरह से जो अर्थराइटिस है हमारी, वो अर्थराइटिस जैसी स्थिति हो जाती है। कंधा है, कोहनी है, रिस्ट जॉइंट हैं, नी जॉइंट हैं, और इन सब जगह पर सूजन आ जाती है। और आप समझिए कि फिर उसको चलने फिरने में बहुत दिक्कत होती है, करीब 3-3, 4-4 साल लग जाती हैं उसको रिकवर करने में। तो इतना ख़तरनाक है ये चिकनगुनिया। और ये भी मादा एडीज मच्छर से होता है। अब मैं आपको बात बताऊं, इसके अभिलाक्षणिक उपचार होता है। जैसे बुखार आ रहा है तो हम क्या करते हैं कि पैरासीटामोल दे देते हैं। तो इस तरह से लाक्षणिक दर्द के लिए, हाँ एक बात और मैं कहना भूल गया कि कभी भी डेंगू हो जाए तो आप कोई भी दर्द निवारक दवा न लें। दर्द निवारक दवाएं हमेशा नुकसान करती हैं, तो इसलिए दर्द निवारक दवाएं न लें, उनके साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा हैं डेंगू में, तो इसलिए उसको कोई न ले। और एस्प्रिन वगैरह भी न लें, क्योंकि एस्प्रिन ब्लड को पतला करने का काम करती है। तो ख़ास तौर से जो हमारे हार्ट के मरीज़ हैं वो एस्प्रिन वगैरह की दवाई लेते हैं, उनको रिकमेंड की हुई होती हैं ऐसी दवाई के ब्लड पतला रहे, तो उनको ख़ास तौर से डेंगू में बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता है और दवाई लेते समय भी बहुत सावधानी की आवश्यकता होती है। इसके अलावा हमारा आता है जापानी दिमागी बुखार। देखिए ये जापानी दिमागी बुखार में जो मृत्यु दर है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। जैसा कि यहाँ है कि 35% मृत्यु दर है और कोई ख़ास इसका उपचार नहीं है, केवल टीकाकरण इसका उपचार है, और अन्यथा तो अभिलाक्षणिक इलाज ही होता है। ये भी वायरस के द्वारा फैलता है। इसमें जो फैलाने वाला है वो है क्यूलेक्स मच्छर। क्यूलेक्स मच्छर की वजह से ये जापानी बुखार फैलता है। इसे इंसेफ्लाइटिस या जापानी इंसेफ्लाइटिस या RE के नाम से भी जानते हैं। तो इस जापानी बुखार में तेज़ बुखार आता है, गर्दन जकड़ जाती है और गर्दन में काफ़ी दर्द होता है, घबराहट होती है, ठंड के साथ कपकपी आती है। तो ये बुखार के इसके लक्षण होते हैं और धीमे धीमे हमारा मरीज़ कोमा में चला जाता है, क्योंकि जैसा बताया है ना कि वो जापानी दिमागी बुखार है। ये बुखार दिमाग को चढ़ता है और दिमाग में पहुंचने पर हमको बेहोश कर देता है। वैसी स्थिति में यदि ठीक उपचार ना मिले तो हमारी मृत्यु दर बहुत ज़्यादा हो जाती है इस जापानी बुखार में। तो इसका टीकाकरण बड़ा महत्वपूर्ण है और गवर्नमेंट ने टीकाकरण चला भी रखा है इसका। तो हमें चाहिए कि जो 15 वर्ष से बच्चे कम हैं, कम उम्र के हैं, उनका आप टीकाकरण अवश्य करा लें। और यदि आप टीकाकरण नहीं कराते हैं तो ये थोड़ा सा खतरनाक है और बच्चों के लिए ज़्यादा खतरनाक है। वयस्क में उतना इसका दर नहीं देखा गया है जितना हमारा, और बच्चे हमारी धरोहर हैं, हमारे देश की धरोहर हैं, इसलिए देश का भविष्य है। तो इनमें टीकाकरण इसका अवश्य करा लें, जो कि बहुत ही आवश्यक है। सभी डॉक्टरों के यहाँ ये टीका उपलब्ध है। इसके अलावा हमारी गवर्नमेंट भी समय समय पर टीकाकरण कार्यक्रम चलाती रहती है, जो मैंने बताया अभी कि निदेशालय के माध्यम से इस कार्यक्रम चलते रहते हैं। तो
तो उसके माध्यम से आप इसका टीकाकरण अवश्य करा लें और बाद बाकी सब लाक्षणिक इसका इलाज होता है। अब बात आती है येलो फीवर की। देखिए, येलो फीवर संक्रमित मच्छर एडीज के द्वारा होता है और ये भी एक वायरस जनित रोग है। इसका निश्चित उपचार टीकाकरण ही है और साधारणतः कोई निश्चित उपचार नहीं है, लेकिन अविलाक्षणिक उपचार होता है इसका भी। तो पीले बुखार में क्या होता है कि इसका डेवलपमेंट 2-3 दिन में हो जाता है और बुखार तेज हो जाता है, जिसमें हमारी मिचली लगने लगती हैं, उल्टी आ जाती हैं, नाड़ी मंद पड़ जाती है और पीठ दर्द होता है। कभी कभी ठंड लग करके बुखार आता है और ख़ास तौर से जब आप यूरिन परीक्षण कराते हैं तो उसमें एल्बुमिन की उपस्थिति होती है, माने कि आपको पीलिया हो जाता है और पीलिया हो जाने के कारण ही इसको हम येलो फीवर कहते हैं। शरीर पीला पड़ जाता है बिल्कुल और हमारे अंदर जो पेट है उसमें लिवर से रक्तस्राव होने लगता है। जब बढ़ी हुई स्थिति होती है तो लिवर से रक्तस्राव भी हो जाता है। उस समय पर क्या है कि आप लेटरिन जाएंगे तो उसमें भी ब्लड आएगा, पेशाब जाएंगे तो उसमें भी ब्लड आएगा और ऐसी स्थिति में ये बड़ा खतरनाक साबित होता है। इसमें सबसे ज़्यादा जो असर पड़ता है वो हमारे लिवर पर पड़ता है, दूसरा असर हमारी जो तिल्ली है, स्प्लीन है, उस पर पड़ता है। तो अब आप ये समझ लीजिए कि जिसको ये रोग हो गया है तो बड़ा मुश्किल से कंट्रोल में आता है, क्योंकि इसका यदि आप पुरानी हिस्ट्री देखें तो सबसे पहले अमेरिकन सेना में जो लोग युद्ध में थे तो उनको हुआ था, वहाँ युद्ध से कम मारे गए थे और येलो बुखार से ज़्यादा मारे गए थे उस समय पर। और तभी उन्होंने इसका परीक्षण किया और पाया कि ये मच्छर के द्वारा फैलने वाला रोग है। तो काफ़ी कुछ इसमें हमारी मानव क्षति होती है येलो बुखार में। तो ये येलो फीवर पीलिया भी पैदा कर देता है, ठीक होने के बाद भी पीलिया पैदा कर देता है। सबसे ज़्यादा असर इसमें लिवर पर पड़ता है, लिवर को ये बहुत डैमेज करता है। इसके अलावा हमारी स्प्लीन को भी ये खतरनाक है। तो इसलिए ये भी एक मच्छर से फैलने वाला एक बड़ा रोग है। दूसरा हमारा रोग है कालाजार। तो ये कालाजार जो है ये रेतीली मक्खी के द्वारा फैलता है, मादा रेतीली मक्खी के द्वारा फैलता है। देखिए, ये मादा रेतीली मक्खी जो है ये थोड़ा सा नम मिट्टी में रहती है और मच्छर से मिलती जुलती मक्खी होती है। आपने देखी होगी, रंग बिरंगी होती है, लाल से रंग की, हरे से रंग की, आंखें चमकीली होती हैं। तो ये मक्खी के द्वारा फैलता है। जब ये संक्रमित मक्खी आदमी को काट लेती है तो ये इसके प्रचार का कारण बनता है। इसके अलावा तो इसमें जो है वो ये प्रोटोजोआ का रोग है ना जी। मैंने लिखा है इसमें प्रोटोजोअन लेशमिनेसियस परजीवी से होता है और लगभग प्रतिवर्ष 13 लाख नए मामले इसमें दर्ज हो जाते हैं। तो ये भी संक्रमण से फैलने वाला रोग है। इसमें क्या होता है कि बुखार आता है और हमारे हाथ और पैरों की जो स्किन है वो काली पड़ जाती है, इसलिए इसको हम कालाजार कहते हैं। कालाजार इसीलिए इसका नाम पड़ा है। स्किन पे बहुत बड़ा इसका असर पड़ता है, नुकसान होता है। तो ये हमारा कालाजार है। इसमें भी हमको बुखार होता है और बुखार तेज हो जाता है, फिर संक्रमण होने के बाद हमारी स्किन खुरदरी और खुश्क हो जाती है। इसके बाद हाथ और पैरों की जो स्किन है वो काली पड़ जाती है। तो ये भी उस मक्खी से फैलने वाला रोग है। अब इसी वेक्टर जनित रोग में है हमारा फाइलेरिया। फाइलेरिया भी एक जो ये हमने सभी दिए हैं, एनाफिलीज है, क्यूलेक्स है, एडीज है, या ये हमारी मक्खी है, या और इस तरह से जो खून चूसने वाले कीड़े हैं, वो सभी इस फाइलेरिया को फैलाने में मदद करते हैं।
अब जो संक्रमित हैं वो आकर के काट लेते हैं और काट लेने के बाद फिर फाइलेरिया रोग डेवलप हो जाता है। तो ये फाइलेरियल परजीवी या जिसे बुचरेरिया बैकक्राफ्टाई कहते हैं, इस परजीवी की वजह से होता है। और वर्तमान समय में जो संसार की जनसंख्या है उसमें से 12 करोड़ से अधिक लोग इससे संक्रमित हो जाते हैं और 4 करोड़ लोग ऐसे हैं जो या तो अक्षम हो जाते हैं कार्य करने में या फिर उनका रूप बेकार हो जाता है, विद्रूपित हो जाते हैं। तो ये भी इतना खतरनाक रोग है। देखिए फाइलेरिया क्या है, मैं आपको बड़ा सरल शब्दों में बता दूं कि इसमें क्या है कि हाथ और पैरों पर सूजन आती है और पैर हमारे सूज करके इतने मोटे हो जाते हैं जैसे कि मान लीजिए हाथी के पैर हो गए हैं, ठीक है। तो हाथी के पैर जितना मोटे हो जाते हैं इसलिए इसको हम फाइलेरिया रोग कहते हैं। तो इस फाइलेरिया के जो लक्षण हैं वो ये कि बुखार आता है। बुखार आने के बाद, हाँ ये बात मैं बता दूं कि ये धीमे धीमे डेवलप होने वाला रोग है और लगभग फाइलेरिया भी 3 प्रकार का होता है, जिनमें खास तौर से हमारे यहाँ जो पाए जाने वाला फाइलेरिया रोग है उसमें हमारे हाथ पैरों सूज जाते हैं और ऐसे ऐसे मोटे हो जाते हैं जैसे कि हाथी के हाथ पैर हो गए हों। तो इसका भी कोई निश्चित उपचार नहीं है, बल्कि यहाँ तक है कि लोगों को ऑपरेशन तक कराना पड़ता है और काफ़ी दिनों में वो हाथ पैर ठीक होते हैं। यहाँ तक है कि ऐसा मालूम पड़ता है कि रोगी ठीक ही नहीं होगा। तो ये ऐसा फाइलेरिया रोग है। ये मैंने इस बड़ा संक्षेप में आपको थोड़ा सा इनके लक्षण बताए हैं बुखारों के, और इस तरह से ये संक्रमित रोग हमारे मच्छरों के द्वारा या कि ये हमारी जो मिट्टी वाली मक्खी है या इस तरह के जो कण हैं या कीड़े हैं उनके द्वारा फैलता है। तो इन सब के लिए अब मैं आपको थोड़ा सा परिचय इस बारे में और बता दूं कि आप कैसे पहचान करेंगे कि कौन सा मच्छर है और क्या इसकी पहचान है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं मलेरिया के मच्छर की, एनाफिलीज मच्छर जो है। देखिए एनाफिलीज मच्छर जो है वो बाहर पलता है, जैसे हमारे बगीचे हैं, है ना, या जहाँ फुलवाड़ियाँ लगी हुई हैं, ग्राउंड्स हैं, उनमें पलता है। साफ और रुके हुए पानी में पलता है। अब जैसे मान लीजिए आपने किसी ग्राउंड में पानी भर दिया है और वो कुछ समय तक भरा रहता है, साफ पानी है, तो उसमें ये मच्छर अपना लार्वा देता है और वहाँ पर इसकी 3-4 साइकिल पैदा हो जाती हैं, 3-4 साइकिल पूरी हो जाती हैं और ये जो है हमारा मच्छर एनाफिलीज वहाँ तैयार हो जाता है। तो आपकी समझ में आ गई ये कहाँ पैदा होता है। जो हमारे गार्डन हैं, जो हमारे बगीचे हैं, बाग हैं, जिनमें साफ पानी अधिक दिनों तक भरा रहता है, उसमें ये मच्छर पैदा होता है। और इसकी पहचान क्या है? पहचान ये है कि इसके जो पंख हैं, विंग्स हैं, उनके ऊपर धब्बे होते हैं। तो ये दूसरा, ये जो बैठता है वो बैठता है झुकाव की स्थिति में। झुकाव की स्थिति में कैसे बैठता है? जैसे कि इस तरह से, समझ रहे हैं ना। ये मान लीजिए हमारी ज़मीन है या बैठने वाली जगह है, सतह है, उस पर से इस तरह से बैठता है। माने कि इसका पिछले का हिस्सा नीचे को रहता है, ऐसे बैठता है और यहाँ से फिर ये काटता है। तो इस तरह की झुकाव की स्थिति में ये बैठता है। तो जैसा कि चित्र में आपको दिखाया गया है उसे आप देख लीजिए कि किस तरह से ये बैठा हुआ है मच्छर और किस प्रकार से ये काटता है। हाँ, एक बात और मैं बता दूं, यदि ये काट लेता है तो ना तो कोई खुजली फैलती है और ना ही कोई दर्द होता है इसके काटने पर। सुबह या शाम को काटता है,
रात्रि में नहीं काटता, दिन में नहीं काटता है, सुबह या शाम को ये काटता है। और जो इसके उड़ने की रेंज है, ये कहाँ तक उड़ सकता है, तो 2 से 3 किलोमीटर तक उड़ सकता है ये मच्छर, इतनी लंबी रेंज है इसकी। तो ये आपकी बात समझ में आ गई होगी और आप इसकी पहचान कर लीजिए कि कौन सा मच्छर है मलेरिया का। इसके बाद आता है हमारा क्यूलेक्स मच्छर है। और जैसा कि मैंने अभी बताया कि एनाफिलीज हमारा मलेरिया को फैलाता है, इसमें क्यूलेक्स मच्छर जो है वो हमारा फाइलेरिया और ख़ास तौर से जापानी बुखार को फैलाता है। तो इसका जो निवास स्थान है, जहाँ ये अपनी पैदाइश करता है, वो है हमारा गंदा और प्रदूषित पानी। इसमें ये अब जैसे कोई तालाबों में भरा हुआ पानी है, घरों के बाहर गंदा भरा हुआ पानी है, नाले हैं, उनमें ये अपना निवास बनाता है और वहाँ पर माने प्रदूषित और गंदे पानी में ये अपना पूरी जीवन चक्र चलाता है, वहाँ पर ये पैदा होता है। इसकी पहचान क्या है कि बड़े पंख होते हैं और कुबड़ी स्थिति, जैसे आपने देखा है ना कि कोई आदमी कुबड़ा हो जाए तो इस तरह से ऐसे झुक जाता है, तो ऐसे झुकाव की स्थिति में ये बैठता है, झुकाव की स्थिति में बैठता है और काट लेता है तो उसमें वहाँ पर जलन होती है। ये इसकी पहचान है, काट लेता है तो इसकी जलन होती है और लगभग मिडनाइट में काटता है, ये आधी रात्रि के वक्त पर काटता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है। उड़ने की रेंज बहुत लंबी है इसकी, 12 से 13 किलोमीटर तक ये उड़ लेता है। तो इतनी लंबी उड़ने की इसकी रेंज है क्यूलेक्स मच्छर की। तो अब आप समझ गए ना इस मच्छर के बारे में। तो ये आप चित्र में आराम से देख सकते हैं कि किस तरह से ये बैठा है। हाँ, एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जब काटता है तो जलन होती है, ये बात जरूर ध्यान रखिएगा। अच्छा, तीसरा जो मच्छर है वो है हमारा एडीज। एडीज मच्छर, जिससे कि हमारा डेंगू और चिकनगुनिया फैलता है। तो ये घर में जो कृत्रिम रूप से पानी इकट्ठा किया जाता है, वहाँ पर इसका पलने का समय है, वहीं इसकी पूरी जीवन चक्र चलता है। तो अब जैसे कि हमारा कूलर का पानी है या और इस तरह के जो घर में कोई घड़ा टूटा हुआ रखा है छतों पर, उसमें पानी भर जाता है, या फिर एसी हैं, तो इस तरह का जो साफ शुद्ध पानी घरों में कृत्रिम रूप से रखा जाता है, वहाँ पर ये पलता बढ़ता है। तो अब इसमें पहचान क्या है, इसके शरीर पर धारियाँ होती हैं, लाइन होती हैं सफ़ेद, पैरों पर भी ऐसे ऐसे लाइन होती हैं, शरीर पर ऐसे सफ़ेद धारियाँ होती हैं। तो ये इसकी पहचान है। और ये जब बैठता है तो ये ज़मीन के या जहाँ बैठा है जिस सरफेस पर, उसके समानांतर बैठता है। दूसरी बात यह है कि जब ये काट लेता है तो उस स्थान पर दर्द होता है। ध्यान रखिएगा, जलन की बजाय इसमें दर्द होता है और ये दिन में काटता है, रात में नहीं काटता, ये बात भी ध्यान रखिएगा। इसकी जो उड़ने की रेंज है वो करीब 100 से 200 मीटर तक की रेंज है। जहाँ ये पल रहा है, बढ़ रहा है, वहाँ से 100-200 मीटर ये उड़ सकता है। तो ये हमारा एडीज मच्छर है। अब चौथा जो हमारा मच्छर है वो है मेंसोनिया। ये खास तौर से फाइलेरिया को फैलाने वाला होता है। ये जहाँ अधिक पानी में पैदा होने वाली चीज़ें हैं, जैसे कि हमारा जलकुंभी है या जैसे हमारा पोस्त है, तो ये इस तरह की चीज़ें जो ज़्यादा पानी में पैदा होती हैं, उनमें पैदा होता है। तो समझ में आ गया कि जैसे मान लीजिए कोई हमारा तालाब है, उसमें जलकुंभी पड़ी हुई है, या कहीं पटेर खड़ा हुआ है, या इस तरह के और कोई चीज़, ये ऐसी वनस्पति जो ज़्यादा पानी में पैदा होती है, वहाँ ये पैदा होता है। जैसे पिस्ता है तो ज़्यादा पानी वाली चीज़ों में पैदा होता है, वहीं इसका पूरा साइकिल चलता है, जीवन चक्र चलता है। इसके पहचान ये है कि इसके जो पंख हैं वो बड़े होते हैं और इसके पैर भी बड़े बड़े होते हैं। ये इस मच्छर की पहचान है।
दूसरा, ये इस तरह से बैठता है जैसे कि मान लीजिए कोई कुर्सी पे बैठा हो, इस तरह की पोजीशन में ऐसे बैठा रहता है। तो कुर्सी पे जैसे कोई बैठा हो, इस तरह की इसकी बैठने की पोजीशन होती है। दर्द रहित काटता है, काट लेता है, कोई दर्द नहीं होता है उसमें, और 2 से 3 किलोमीटर उड़ने की इसकी रेंज होती है। तो ये सभी जो पहचाने हैं, मैं चाहता हूं कि आप लोग सभी पहचान कर लें चित्र के माध्यम से कि कौन सा मच्छर किस प्रकार का है। तो इस तरह से अब मैं आपको कंक्लूजन के रूप में ये बता दूं कि इन सभी रोगों का, चाहे वो मलेरिया हो, ये हो, उससे एक बात आप याद रखिए, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इलाज से सावधानी बहुत अच्छी। तो पहली बात तो ये है कि हम नंगे बदन ना रहें, क्योंकि नंगे बदन रहने पर काटने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो पूरे आस्तीन के कपड़े पहने। दूसरी, हमें मच्छरदानी का इस्तेमाल करना चाहिए या मॉस्कीटो रिपेलेंट वगैरह लगा करके ही सोना चाहिए। तो मॉस्कीटो रिपेलेंट में जो स्किन को हमारी को नुकसान न पहुंचाए, ऐसे रिपेलेंट का प्रयोग करें, या फिर मैं सोचता हूं सबसे सेफ मच्छरदानी है, उसका प्रयोग करें। तीसरी बात ये है कि हम अपने आसपास साफ सफाई रखें। साफ सफाई रखना बहुत आवश्यक है। देखिए, हमारे घर का हो सके तो हमें अपने घरों का निर्माण इस तरह से कराना चाहिए कि उसमें पर्याप्त प्रकाश हो, अंधेरा कम हो, सीलन कम हो। यदि सीलन अधिक होती है तो वहाँ पर खास तौर से मलेरिया का मच्छर सीलन और अंधेरे में ज़्यादा रहना पसंद करता है, तो वहाँ जाकर के वो छुप जाते हैं। तो और भी मच्छर, तो मैं कहता हूँ कि हमारा जो मकान का स्ट्रक्चर है वो इस तरह से हो कि उसमें प्रकाश की पर्याप्त मात्रा आती हो और वहाँ पर सीलन कम से कम हो। तो ये चीज़ खास तौर से निर्माण के समय पर यदि संभव है तो इस चीज़ का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। और इसके अलावा जहाँ पानी भरे हुए हैं वहाँ हमें पेस्टिसाइड्स का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि इन्हें डालने पर वो नष्ट हो सके, उनके लार्वा नष्ट हो सके, मच्छर नष्ट हो सके। ऐसे छिड़काव समय समय पर फॉगिंग के द्वारा हमारी सरकार भी करवाती है और हमें भी घर के भीतर और बाहर इस तरह के छिड़काव करानी चाहिए। और घरों में पानी स्टोर ना होने दें। अधिक दिनों का पानी रखा हुआ है तो उसे बदलें। जैसे हमारे कूलर वगैरह हैं, इनका पानी बदलें, सीलन न रहने दें। तो ये हमारी एक खास सावधानी है। समय समय पर फॉगिंग कराते रहें। जहाँ हमारी मोरियाँ हैं, चाहे वो हमारे घर के सामने हैं, नाले हैं, और हमारे घरों के जहाँ नल का पानी है या गंदा पानी जहाँ से बह रहा है, वहाँ हम थोड़ा सा मिट्टी का तेल या डीजल इस तरह की चीज़ डालते रहें, तो वहाँ इन मच्छरों के लार्वा नष्ट होते रहेंगे। इस तरह से हम सावधानी बरतें तो निश्चित रूप से हम इन रोगों से बचे रहेंगे, क्योंकि आपने देख ही लिया है कितना घातक रोग हैं और क्या क्या इनके इलाज हैं, कितनी हमारी समस्याएं हैं, कितने लोग इससे प्रभावित होते हैं, तो कितना हमारा जनधन का नुकसान होता है। इसलिए मेरा ये आग्रह है कि आप लोग सावधानी अवश्य बरतें और सावधानी पूर्वक रहें। जिनको मालूम है वो प्रयोग करें, जिनको मालूम नहीं है उनको भी आप बताएं कि हमें इस तरह से अपनी जीवन शैली में परिवर्तन करना है। माने फुल आस्तीन के कपड़े पहनने हैं, मच्छरदानी में सोना है, और गंदे पानी या कैसा भी पानी का स्टोरेज नहीं होने देना है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।